गर्मी तो है नहीं, गर्मी है, उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है। देखा जाए आज का जो चैप्टर है 11th क्लास में हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राणी जगत। प्राणी जगत में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों के बारे में, है ना, उनके स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जाति के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्राणियों को वर्गीकृत क्यों करना पड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। गर्मी ज़्यादा लग रहा है ना, लो चालू कर देते हैं, ठीक है। इसके विषय में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पूरा जो है वो संपूर्ण अध्याय का व्याख्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही होगा इसमें कि संपूर्ण अध्याय का व्याख्या होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब संपूर्ण अध्याय का व्याख्या हो जाएगा तो एनसीईआरटी का सारा प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, अभी जैसे पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे। और तीसरा पॉइंट होगा ऑब्जेक्टिव। ये इतना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में एक कोशिश में लगे हुए हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो कंपटीशन में आता है क्वेश्चन 11th और 12th क्लास का, वो भी आपको बताया जाएगा। वो भी अब इस चैप्टर के बाद वाले में जो है वो जोड़ा जाएगा, और 1, 2, 3, 4 चैप्टर में जो है उसमें भी जोड़ा जाएगा। लेकिन अब ये तो हो गया है। स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, प्राणी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एक ही चीज़ है। अब इसके परिचय में देखा जाए तो सबसे पहले जो वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक, वो वर्गीकी विज्ञों के अनुसार जो है वो जीव जंतुओं का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जो जीव जंतु है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे अनुमानतः कहा जाए तो उनके अनुसार प्राणी जगत में लगभग कितने प्रकार के जानवर थे? 10 लाख प्रकार के जानवर। 10 लाख प्रकार के जानवर। प्रकार का मतलब क्या हुआ? जैसे कुत्ता एक प्रकार है जानवर का, है ना, भैंस, गाय, बिल्ली, सियार, शेर, चीता, भालू, ये सब क्या है? ये अलग अलग प्रकार है। तो इसी प्रकार से वर्गीकी विज्ञों ने जो है वो बताया कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के हैं? 10 लाख प्रकार के प्राणी जो है वो हैं, विद्यमान है इस पृथ्वी पर। और इस प्रकार इन्होंने जो है वो जब बताया कि 10 लाख प्रकार के प्राणी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो अब इन्होंने बताया कि इसका वर्गीकरण करना क्या है? आवश्यक है। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जब 10 लाख प्रकार के जानवर हैं, 10 लाख प्रकार के प्राणी हैं, तो इनका वर्गीकरण क्या है? आवश्यक है। और जब इनका वर्गीकरण आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में अगर अब के अनुसार देखा जाए कि वर्तमान में कितने जो जीव जंतु हैं अभी हैं, तो वर्तमान में 1 मिलियन से अधिक प्राणी की जातियों का वर्णन भी हो चुका है। 1 मिलियन में भी 10 लाख होगा ना? 1 मिलियन में भी कितना होगा? 10 लाख होगा। और इन प्राणियों की आकृति, आकार, रचना, आदत, वितरण और कार्यकी में अत्यधिक विभिन्नताएं होती हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, और इन अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं में आकार अलग है। चिंता मत करो, कैमरा लगा हुआ है, इस वजह से ये लोग जा नहीं पा रही हैं, ये लोग हटेंगे, टेंशन मत लो। वो मन में एकदम व्यथित है कि हम लोगों को आगे नहीं बैठने दिए और पीछे बैठा दिए। टेंशन मत लो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो इन प्राणियों की जो आकृति है, जो आकार है, रचना है, आदत है, वितरण है, और साथ ही साथ कार्यकी का मतलब होता है कि ये प्राणी किस प्रकार से अपनी क्रिया पद्धति को संपादित करते हैं, भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से भोजन का जो है वो पाचन होता है इनके अंदर, किस प्रकार से श्वसन करते हैं। ये जो कार्यकी है वो अत्यधिक विभिन्न होती है। सभी प्राणियों की एक जैसी ये क्रियाएँ नहीं होती हैं। इस कारण अध्ययन की सुविधा के लिए प्राणियों का क्या करना पड़ा? वर्गीकरण करना पड़ा। और जब प्राणियों का वर्गीकरण किया गया तो इन प्राणियों का समुचित ढंग से अध्ययन करने तथा इनका नामकरण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाई? वर्गीकरण कहलाई। इतने सारे जीव जंतुओं का विशेषतः जो मूल रूप से भिन्न भिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए, जब उनका समुचित ढंग से अध्ययन करने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए एक आधार की ज़रूरत हुई, और वो आधार क्या बना? वर्गीकरण बना। वो प्रक्रिया क्या बनी? वर्गीकरण बनी। वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांतों तथा नियमों के अध्ययन को क्या कहा गया? वर्गीकी कहा गया, टैक्सोनॉमी कहा गया। जो वर्गीकरण करने की प्रक्रिया है और वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत है उसको क्या कहा गया? वर्गीकी कहा गया। और वर्गीकरण की नई जातियों के जीवों का जो समुचित स्थान है, उस समुचित स्थान में रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये अदा करता है।
यानी जो भी जीव जंतु है उसको समुचित स्थान देना वर्गीकरण में कि वह किस स्थान पर रहेगा, ये भी संभव हो पाया तो केवल और केवल वर्गीकरण के कारण हो पाया। ये था परिचय। इसके बाद कुछ हम देखेंगे वर्गीकरण के आधार के बारे में कि आखिर वर्गीकरण का आधार क्या है। तो वर्गीकरण का आधार जो है वो प्राणियों में आकार, आकृति ये दोनों ही भिन्न पाया जाता है। तो आकार और आकृति की भिन्नता के कारण भी जो है वो वर्गीकरण करना पड़ा था, क्योंकि अगर बकरी को देखा जाए तो बकरी जो है वो छोटा, बैल और गाय को देखा जाए तो बड़ा। तो आकृति और आकार भी एक आधार बना किस चीज़ का, तो वर्गीकरण का। तो विभिन्न प्राणियों में आकार और आकृति की भिन्नता के बावजूद उनमें साधारण संबंध, उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र में विशेष समानता पाई जाती है। मतलब अब सिंपल सा सोचो, एक छोटी सी बकरी है और एक बड़ी सी गाय है, आकार में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जनन की प्रक्रिया समान है। मेल कंटेंट से उनकी जनन की प्रक्रिया क्या है, समान है। दोनों लैंगिक जनन करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जनन तंत्र में भी जो है वो समानता अगर पाई जा रही है तो वो वर्गीकरण का एक आधार हो गया। रुधिर परिसंचरण तंत्र में अगर समानता पाई जा रही है तो वो एक जनन का क्या हो गया, वो एक जनन का कर है, वो एक वर्गीकरण का क्या हो गया, आधार हो गया। इस आधार पर कुछ मूलभूत चीज़ों को जो है वो जनन का आधार बनाया गया, साथ ही साथ वर्गीकरण का भी आधार बनाया गया। वर्गीकरण का आधार कहना उचित होगा कि उनमें साधारण संबंध, उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र में विशेष समानता पाई जाती है। और ये मूलभूत लक्षण ही प्राणी जगत के वर्गीकरण के क्या माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। ये जो मूल लक्षण अभी बताया गया ये सारे के सारे प्राणी जगत में वर्गीकरण का मूल आधार माना जाता है। और प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार पर माने जाने वाले कुछ लक्षण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जो लगभग अब बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिसमें सबसे पहला है संगठन के स्तर। संगठन के स्तर मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी जो है, यानी संगठन के स्तर के आधार पर भी जो है वो वर्गीकरण किया जाता है। जीव द्रव्य के छोटे छोटे जब टुकड़े मिल जाते हैं तो मिल करके और किसका निर्माण करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जब कभी भी जीव द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, आपस में संगठित होते हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, संगठन के स्तर। और जब जीव द्रव्य के छोटे छोटे जो अंश हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, वो जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका में जीव द्रव्य एक छोटा भाग है। कोशिका जो है किससे बनी है, जीव द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़ों से। तो जीव द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े तो ज़्यादा मिले हैं ना, मिलियंस के नंबर में, तब यहाँ पर क्या बन गया, कोशिका। तो अब कोशिका का जो संगठन है उसमें अगर जीव द्रव्य को देखा जाए तो वो एक छोटा भाग है। जैसे ये पूरा मकान जो बना है वो ईंटों से बना है। अब पूरे मकान की तुलना में अगर एक ईंट का व्याख्या किया जाए तो क्या है, बहुत छोटा है कि नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर देखें तो जीव द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े मिल करके किसका निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। बोलोगे तो याद होगा, नहीं बोलोगे तो फिर सस्पेंस में रहोगे। अगर जीव द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे तो क्या होगा, कोशिका का निर्माण होगा। और कोशिका के आलोक में, कोशिका के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें जीव द्रव्य को तो वो एक छोटा सा भाग होता है जो झिल्ली से घिरा रहता है तथा जिसके भीतर एक केंद्रक रहता है। और यही कोशिकाएं मिलकर के जीवों के शरीर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मतलब जीव द्रव्य के छोटे छोटे टुकड़ों से कोशिका बनती है और कोशिका में जीव द्रव्य का एक छोटा भाग होता है जो झिल्ली से क्या रहता है, घिरा रहता है। और इसके भीतर एक केंद्रक रहता है और यही कोशिकाएं मिलकर के जीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। वास्तव में जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां क्या होती हैं, तो जवाब क्या होगा, कोशिकाएं। कोशिकाएं जो है वह जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। जैसे सिंपल से समझो, ये मेरा हाथ है और ये कट जाएगा तो यहाँ से कोशिकाएं भी क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। डिस्टर्ब होने का मतलब कोशिकाएं यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो भी कट जाएंगी। लेकिन फिर वो कोशिकाएं जब मेडिसिन वगैरह खाएंगे तो वो बनना शुरू होंगी और धीरे धीरे वो घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस आधार पर भी आप समझ सकते हो कि जो शरीर का निर्माण होता है, जब एक घाव इतना ज़्यादा कट जाता है और वो भर जाता है, मेडिसिन वगैरह से कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो भी उपयोगी कारक यहाँ पर चाहिए वो सब निर्माण होता है मेडिसिन से। तो यहाँ पर भी तो वही चीज़ बताया गया कि कोशिकाएं मिल करके और जीवों के शरीर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं।
तो ये प्रारंभिक अवस्था में बताया गया कि जब तक कोशिकाएं मिलेंगी नहीं तब तक जीवों के शरीर का निर्माण नहीं होगा। और वास्तव में जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। क्योंकि कोशिका एक जीवित संरचना है, अतः यह एक कोशिकीय स्तर है। कोशिका जीवित संरचना है, इसका मतलब कि यह जो है अभी पढ़ जो रहे हैं जीवों के विषय में, वो जीवों का एक क्या है तो सेलुलर लेवल है, यानी कि एक कोशिकीय स्तर है। संगठन के स्तर में ही अभी देखेंगे, प्राणियों के शरीर बहुकोशिकीय होते हैं, एक दो कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं। जो प्राणियों का शरीर होता है वो एक दो कोशिकाओं से नहीं बना होता है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसीलिए प्राणियों के शरीर को क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। लेकिन ये कोशिकाएं ऊतकों तथा अंग तंत्रों में संगठित हो जाती हैं और नहीं भी हो पाती हैं। स्पंज जैसे प्राणी कोशिकाओं के समूह मात्र होते हैं जो कोशिकीय स्तर का संगठन प्रदर्शित करते हैं। इनमें श्रम विभाजन अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। और निडेरिया तथा सिलेंट्रेटा के सदस्यों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं कि जीव द्रव्य जब मिलता है तो कोशिकाओं का क्या करता है, संगठन बनाता है या कोशिका बनाता है। और जब कोशिकाओं का समूह मिलता है तो क्या बनाता है, जंतुओं का या प्राणियों का शरीर का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऐसे अगर मूल रूप से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जब संगठित होता है या जीव द्रव्य का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक। और ऊतकों का समूह क्या कहलाता है, अंग। क्या कहलाता है, अंग। और अंग का समूह क्या कहलाता है, शरीर। होता है ना। अब इस आधार पर अगर इसी को आधार मान करके आगे बढ़ते रहें तो अब अलग अलग संघ में किस प्रकार से संरचना पाई जाती है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में बहुकोशिकीय जो है वो संरचना पाई जाती है, अर्थात जो प्राणी होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन ये कोशिकाएं ऊतकों तथा अंग तंत्रों में संगठित भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन स्पंज, स्पोनोजेस जैसे प्राणी कोशिकाओं के समूह मात्र होते हैं जो कोशिकीय स्तर का संगठन प्रदर्शित करते हैं। इनमें श्रम विभाजन जो है वो अनुपस्थित होता है या अल्प विकसित होता है। और निडेरिया तथा सिलेंट्रेटा के सदस्य जो होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो विशेष कार्य करते हैं, अर्थात इनके शरीर का संगठन जो होता है वो ऊतकीय स्तर का होता है। किस स्तर का होता है, ऊतकीय स्तर का होता है। और इनमें जो श्रम विभाजन होता है वो इनमें जो श्रम विभाजन होता है वो एक मूल आधार होता है, या कह सकते हैं कि इनमें मूल आधार पर जो है वो श्रम विभाजन पाया जाता है। एक और है ग्रुप प्लेटीहेल्मिंथीज। तो प्लेटीहेल्मिंथीज के जो संघ के प्राणी हैं उनमें विभाजन ऊतक मिल करके और अंगों का निर्माण करते हैं। अभी जिसके बारे में बता रहे थे कि इसमें जो होता है प्लेटीहेल्मिंथीज में संघ के प्राणियों में ऊतक जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। यही अभी पहले बता रहे थे कि जीव द्रव्य जब मिलता है तो कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का जब समूह मिलता है तो ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक का जब समूह मिलता है तो अंग का निर्माण होता है, और जब अंग तंत्र का पूरा समूह मिल जाता है तो शरीर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लेटीहेल्मिंथीज संघ के प्राणियों में विभिन्न ऊतक मिलकर के और अंगों का निर्माण करते हैं और ये अंग विशेष कार्य करते हैं। अर्थात प्राणियों का शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। एनेलिडा से कार्डेटा तक के प्राणियों में विभिन्न अंग मिल करके और अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का जो है वो निर्माण करते हैं। ये एक क्या है, तो ये एक ग्रुप है एनेलिडा और कार्डेटा प्राणियों का। तो एनेलिडा से लेकर के कार्डेटा तक के जो प्राणी होते हैं उनमें विभिन्न अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। वो बात आया कि नहीं आया कि जब जीव द्रव्य मिलेगा तो कोशिका, और जब कोशिका का समूह मिलेगा तो ऊतक, और जब ऊतक का समूह मिलेगा तो अंग, और जब अंग पूरा मिल जाएगा तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अंग तंत्र का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो अंग तंत्र का जो निर्माण होता है वो सभी अंगों के मिलने के पश्चात होता है। आया कि नहीं आया ये बात। तो जब सभी अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र विभिन्न जंतुओं के समूह में भिन्न जटिलताएं प्रदर्शित करता है। जैसे प्लेटीहेल्मिंथीज के सदस्यों के पाचन तंत्र में यानी आहार नाल में केवल एक ही बाह्य छिद्र है जो मुख्य तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। मुख्य तथा गुदा का मतलब जिस मुंह से वो खाएगा उसी मुंह से जो पचित भोजन है उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर ये कौन सा समूह है, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो समूह है वो है प्लेटीहेल्मिंथीज। तो प्लेटीहेल्मिंथीज के सदस्यों का जो पाचन तंत्र होता है यानी जो आहार नाल होता है
उसमें केवल एक ही बाह्य छिद्र होता है जो मुख का भी कार्य करता है और गुदा का भी कार्य करता है। अर्थात मुख से, जिस मुख से वो भोजन ग्रहण करता है, पचने के बाद उसी मुख से वह भोजन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। और ये क्या होता है, तो ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य होता है। प्राणियों में प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो सदस्य होता है उसके मुख गुहा में अर्थात आहार नाल में एक ही बाह्य छिद्र पाया जाता है। और ये बाह्य छिद्र क्या करता है, तो ये बाह्य छिद्र मुख का भी कार्य करता है और गुदा का भी कार्य करता है। अर्थात जिस मुख से यह भोजन ग्रहण करता है उसी मुख से भोज्य पदार्थ जो पच गया है उसको वो क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इस प्रकार के पाचन तंत्र को अपूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। और एक पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य छिद्र होते हैं जिन्हें क्रमशः मुख तथा गुदा कहते हैं। अगर पूर्ण पाचन तंत्र होगा तो पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य छिद्र होंगे, एक मुख जिससे वह भोजन ग्रहण करेगा और एक गुदा द्वार जिससे कि वह भोजन को क्या कर देगा, पचे हुए भोजन को बाहर कर देगा। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में केवल और केवल एक ही बाह्य छिद्र पाया जाता है। अर्थात आहार नाल में एक छिद्र होने के कारण वो मुख का भी कार्य करता है और गुदा का भी कार्य करता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्ण। और एक पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है, तो एक पूर्ण पाचन तंत्र में जो है वो दो बाह्य छिद्र होते हैं, एक मुख द्वार और एक जो होता है वो गुदा द्वार होता है। भोजन पच जब जाता है तो वह गुदा द्वार से बाहर हो जाता है और जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो मुख द्वार से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का होता है। प्राणियों में परिसंचरण तंत्र भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र जिसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र जिसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र भी प्राणियों में कितना हो गया, दो हो गया। जब उनकी बनावट के आधार पर हम देख रहे हैं कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी कि बाह्य छिद्रों की जब हम बात करें तो वो दो होता है, किसी में एक होता है, खास करके प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में कितना होता है, एक होता है। और अन्य जो है जिसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है उसमें बाह्य छिद्र कितने हैं, दो हैं। तो इसी आधार पर प्राणियों में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो गया खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हो गया क्या, बंद परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर कोशिका तथा उत्तकों के मध्य में जो है वह प्रवाहित होता है। अर्थात रुधिर विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता है बल्कि खुले परिसंचरण तंत्र में कोशिकाएं प्रायः अनुपस्थित होती हैं। और इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वह मोलस्का में पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इसमें जो रुधिर होता है वह खुली अवस्था में यानी वो किसी बंद नलिकी अवस्था में जो है वह प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वह उत्तकों के मध्य प्रवाहित होती हैं। अर्थात जो रुधिर होती है वह विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहती है। जैसे अब हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वह नस में होता है कि नहीं होता है। तो नस क्या है, एक बंद नलिका के रूप में है कि नहीं है। लेकिन जब खुला परिसंचरण तंत्र होगा तो उसमें इस प्रकार की संरचना में रक्त का प्रवाह नहीं होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें रुधिर कोशिकाओं के उत्तकों के मध्य में क्या होता है, प्रवाहित होता है, और विशिष्ट बंद नलिकाओं में यह जो रुधिर है वह प्रवाहित नहीं होता है। खुले परिसंचरण तंत्र में जो है वह कोशिकाएं जो होती हैं या केशिकाएं जो होती हैं वो प्रायः अनुपस्थित होती हैं। और इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाए जाते हैं, मोलस्का में पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोडा में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलस्का में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर का परिवहन बंद नलिकाओं मतलब धमनी शिरा एवं कोशिकाओं में होता है। यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो परिसंचरण तंत्र जो है वो प्रायः एनिलिडा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। एनिलिडा संघ के जंतुओं में कौन आता है, केंचुआ आता है, और एक है जैसे खरगोश है, मनुष्य है, इन सब में क्या पाया जाता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अभी बता रहे थे कि मनुष्य में क्या होता है, तो मनुष्य में जो है वो नसों में, तो वो एक बंद नलिका के रूप में कार्य करता है नस का पूरा व्यवस्था।
इसीलिए उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो मनुष्य आ जाएगा, उदाहरण में खरगोश आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, केचुआ। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो परिसंचरण तंत्र ये पाया जाता है, इसमें रुधिर का परिवहन बंद नलिकाओं मतलब धमनी शिरा एवं कोशिकाओं में होता है। धमनियाँ एवं शिराएं केशिकाओं के द्वारा जो है वह जुड़ी रहती हैं, और ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसके पहले बंद परिसंचरण तंत्र के पहले खुले परिसंचरण तंत्र में हमने पढ़ा, तो वहाँ पर जो रक्त का प्रवाह है वह बंद केशिकाओं में या बंद नलिकाओं में नहीं होता था, लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रक्त का प्रवाह है वो कहाँ हो रहा है, वह बंद केशिकाओं में हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो धमनियाँ और शिराएँ हैं और ये केशिकाओं से जुड़ी हुई रहती हैं, और इसी में क्या होता है, तो इसी में जो है वो रक्त का प्रवाह होता है। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण एनिलिडा संघ के जंतु हैं, जैसे कि केचुआ है, और कशेरुकियों में जो है वो कौन आ गया, खरगोश, मनुष्य आदि में जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। नेक्स्ट, सममिति। सममिति का मतलब होता है अंगों का बनावट। जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, उनके अंगों का बनावट कैसा है। अगर समान है तो सममिति, और असमान है तो असममिति। तो यहाँ पर सममिति भी जो है वो एक आधार बन जाता है वर्गीकरण का। जीव जंतुओं के वर्गीकरण का आधार कौन बन जाता है, सममिति बन जाता है। जैसे जंतुओं के शारीरिक अंगों के बीच में ज्यामितीय संबंध सममिति कहलाता है। ज्यामितीय संबंध का मतलब क्या हो गया कि उसके कितने पैर हैं, पूंछ कितनी है, एक है, तो अब उसका एक अलग जो है वो वर्गीकरण होगा। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। जैसे अगर बकरी है तो 4 पैर, अगर बकरी है तो 4 पैर, गाय है तो 4 पैर, भैंस है तो 4 पैर। अब आप बताइए ये सब चौपाया जानवर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनकी ज्यामितीय संबंध को देख करके, जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप को देख करके हमने उनके लिए एक शब्द का चयन किया, और वो शब्द है चौपाया। क्या है, चौपाया। चौपाया मतलब जिसके कितने पैर हैं, 4। अब बताइए कंगारू को चौपाया बोलेंगे। कंगारू 2 पैर होता है, कूदता रहता है, कूदता है कि नहीं कूदता है, तो वो थोड़े ना कहलाएगा, क्योंकि उसके कितने पैर हैं, 2 है। जब भी देखोगे तो वो क्या करता है, 2 पैर पर फुदुक फुदुक करके चलता है कंगारू। अब उसके लिए अलग वर्गीकरण है। समझ में आ रहा है ना। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जंतुओं का शारीरिक अंग है, उस शारीरिक अंग के बीच का जो ज्यामितीय संबंध है, जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप है, वो क्या कहलाता है, सममिति कहलाता है। और जंतुओं के सममिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया, 3। यानी हम कह सकते हैं कि जो सममिति का आधार है वह लगभग 3 भागों में बटा हुआ है जंतुओं के लिए। तो जंतुओं के लिए सममिति के आधार पर अगर देखा जाए तो वो कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता क्या है, असममिति। असममिति में हम देखते हैं कि जंतुओं को किसी भी हिस्से में बांटा जाए तो उसके दोनों भाग बराबर बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, और दोनों भाग एक दूसरे से आकृति में समान नहीं हो सकते हैं। जबकि पहले ही बता रहे थे असममिति के विषय में कि असममिति में जो जंतुओं का आकार होता है वह एक समान नहीं होता है। उन्हें कितने भी भागों में बांट दिया जाए उनमें आकार में समानता नहीं पाई जाएगी। तो सममिति में जंतुओं को किसी भी हिस्से में बांटा जाए उसके दोनों भाग बराबर बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, और दोनों भाग एक दूसरे से आकृति में समान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आकृति में समान नहीं होंगे, क्योंकि टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं, असममिति पढ़ रहे हैं। और ये पहले ही बताया कि जब समान हो जाएगा आकृति में तो सममिति, और जब असमान हो जाएगा तो जंतुओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि सममिति में जंतुओं को हिस्से में किसी भी हिस्से में बांट दिया जाए तो इस स्थिति में उसके दोनों भाग जो है वो बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं, और दोनों भाग एक दूसरे से आकृति में समान नहीं हो पाते हैं। अर्थात किसी भी केंद्रकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 भागों में विभाजित नहीं करती है, और इस तरह के जंतु जो होते हैं वो असममिति कहलाते हैं, और इस प्रकार की सममिति को असममिति कहते हैं। जैसे उदाहरण है अमीबा और बहुत से स्पंज। अमीबा और बहुत से स्पंज जो है वो किस में आते हैं, तो असममिति में आते हैं, एसिमेट्री में आते हैं। नेक्स्ट है क्या, तो अरीय सममिति, रेडियल सममिट्री। रेडियल सममिट्री का मतलब हो गया कि केंद्रकीय होना चाहिए। रेडियल मतलब क्या हो गया, रेडियस से बना हुआ है रेडियल। इस प्रकार के जीव जंतु जो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो जब कभी भी किसी भी केंद्रकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित कर देती है। अब कोई केंद्रकीय, ये केंद्र है, और केंद्रकीय से गुजरने वाली जो रेखा है वो प्राणी को 2 भागों में बांट दी। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो 2 भाग में बांट दी कि नहीं बांट दी। तो ऐसी स्थिति में जब वो 2 भाग में बढ़ जाता है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं।
जब कभी भी केंद्रकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा, केंद्रकीय अक्ष है ना, केंद्र है, और केंद्रकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब प्राणी को कितने भाग में बांट देती है, 2 भाग में बांट देती है, तो वह जो है क्या कहलाता है, तो वह जो है वो अरीय सममिति कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोर और एकाइनोडर्मस में इसी प्रकार की सममिति व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, पहला हमने क्या देखा सममिति में, असममिति, दूसरा क्या देखा, अरीय सममिति। और हम पढ़ क्या रहे हैं, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। जंतुओं का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाएगा, हर एक स्टेप में क्लियर होता जा रहा है। सममिति में उसके आकार और ज्यामितीय संबंध के विशेष रूप से जो है वो अध्ययन करते हुए और उसका वर्गीकरण किया जाएगा। असममिति में हम देखते हैं कि असममिति में उसका न तो आकार सही रहता है और न ही जो है वो एक दूसरे से जो है वो 2 भाग में आकृति में समान होता है, तब उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। इसके बाद अरीय सममिति में देखें कि उसके केंद्रकीय अक्ष से जब एक रेखा गुजारी जाती है तो जीव जो है वो कितने भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। तो ऐसा जब जीव होगा तो उसका वर्गीकरण अलग किया जाएगा। ये हम वर्गीकरण के आधार के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है द्विपार्श्व सममिति। अब देखो जैसे ये जीव है ना, तो ये जीव है, इसका नाम क्या है, बिलेटरल सिमेट्री है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक केंद्रकीय रेखा जो है वह सीधे यहाँ से इसके बीचों बीच गुजारते हैं। तो बताओ, एक इस पूरे जीव का आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो ऐसा जो जीव है वो क्या कहलाएगा, जब ये 2 भागों में बट गया तो ये क्या कहलाएगा, अरीय सममिति। क्या कहलाएगा, अरीय सममिति। अब यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ हम देख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अरीय सममिति। यहीं पर फिर देखो एक और जीव है ना जीव, और यहाँ से इसके केंद्रकीय अक्ष से अगर इस रेखा को गुजारा जाए तो भी 2 भाग में बट गया, और यहाँ से अगर केंद्रकीय अक्ष से रेखा को गुजारा जाए तो भी यह कितने भाग में बट गया, 2 भाग में। अगर इस रेखा के आलोक में देखा जाए तो इस रेखा के आलोक में ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करते हैं हम इसकी, कि एक रेखा जो है वो कौन है, तो एक रेखा अब ये है। अब ये एक रेखा अगर हो जाती है तो ये हो जाता है पहला पार्ट और ये हो जाता है दूसरा पार्ट। होता है कि नहीं होता है, तो ये अरीय सममिति में आ गया। अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, तो द्विपार्श्व सममिति के बारे में, बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में। तो कुछ जंतुओं में आधार एवं जो पृष्ठ होते हैं वो तल तो पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही इनमें अग्र तथा पार्श्व सिरों का अंतर भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। यानी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका आधार और पृष्ठ तल पाया जाता है, लेकिन ये आधार और पृष्ठ तल पाए जाने के बाद भी इनमें अग्र और पार्श्व सिरों का अंतर स्पष्ट होता है, और ऐसे जीवों को सिर्फ एक तल या अक्ष से 2 बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब एक ऐसा जीव है, सिंपल सा समझो, यहाँ लिखा क्या गया है, द्विपार्श्व। तो द्विपार्श्व है तो यहाँ 2 पदों की तो व्याख्या होगी ही होगी। तो एक होगा आधार और एक होगा पृष्ठ। एक क्या होगा, आधार और एक होगा पृष्ठ। जैसे कछुआ ज़मीन से जब चिपका रहता है तो अब उसका संरचना देखो क्या होता है, उसका पूरा आधार ज़मीन पर कैसे रहता है और उसका पृष्ठ ऊपर का बनावट कैसा होता है, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं द्विपार्श्व सममिति। तो ऐसे जीव जो द्विपार्श्व सममिति की संरचना को धारण किए रहते हैं उनका वर्गीकरण अलग किया जाता है। तो द्विपार्श्व सममिति में हम देखते हैं कि कुछ जंतुओं का आधार और पृष्ठ जो होता है वो पाया जाता है उनमें, और साथ ही इनमें अग्र तथा पार्श्व सिरों में अंतर भी स्पष्ट होता है, और ऐसे जीवों को सिर्फ एक तल या अक्ष से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी काट जंतु को दाएं एवं बाएं भाग में बांट देती है। ऐसी सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। ऐसी सममिति क्या कहलाती है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। इसका उदाहरण है हेलमिन्थीज और आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, और इसी प्रकार की सममिति इसमें पाई जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी 2 भाग में बांटा गया है, तो ये भी द्विपार्श्व सममिति के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन। द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन है, तो इसके विषय में अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। इतना नोट करने के बाद, नहीं तो एक ही दिन पूरा हो जाएगा तो फिर दिमाग में भी नहीं जाएगा। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है ना, क्योंकि ये अभी लगभग वर्गीकरण के आधार के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, ठीक।